नमस्कार साथियों, ट्रेन योर ब्रेन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे उमा दे भटियाणी, राजस्थान की जो रूठी रानी है उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो देखो, ध्यान से सुनना। इधर है मारवाड़, और मारवाड़ का राजा है मालदेव। वही मालदेव जिनको 52 युद्धों का विजेता कहते हैं, और 52 युद्ध उन्होंने जीते अपने जीवन में। काफ़ी बड़े राजा हैं, मारवाड़ के सबसे प्रतापी शासक हैं। और इधर मारवाड़ के पास में पड़ता है जैसलमेर। जैसलमेर में कौन रहता है? भाटी। तो भाटियों का राज है वहाँ पे। तो वहाँ का राजा है लूणकरण भाटी। कौन? लूणकरण भाटी। इनकी एक पुत्री है उमा दे। ये वही उमा दे हैं जिनके बारे में आज अपन बात करेंगे। उमा दे भटियाणी, जिनको राजस्थान की रूठी रानी भी के नाम से जाना जाता है। तो दरअसल होता यूँ है कि मालदेव उस समय पे इधर उधर अटैक कर ही रहे थे अपने राज्य का विस्तार करने के लिए। तो मालदेव अटैक करते हैं लूणकरण पे, लूणकरण भाटी पे अटैक करते हैं। तो जैसलमेर वाले हार जाते हैं बेचारे, जो छोटा राज्य है। और लूणकरण भाटी पे अटैक करते हैं तो लूणकरण भाटी जैसे तैसे समझौता करके उनको फलौदी दे देता है। जैसलमेर के पास में एक जगह पड़ती है, सॉरी जैसलमेर है यहाँ पे। मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया है। जैसलमेर के पास एक जगह पड़ती है फलौदी। फलौदी नाम की जगह ये लोग किसको दे देते हैं? मालदेव को दे देते हैं, ठीक है। और समझौता कर लेते हैं। बाद में जैसलमेर जाने के बाद में लूणकरण भाटी अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग करता है कि कुछ तो करो इसका। आज इसने अटैक किया है अपने पे, ये कल फिर करेगा। आज तो उसको फलौदी दे के टाल दिया है, ये फिर आएगा, फिर अटैक करेगा। तो इसका पक्का इलाज करो। तो मंत्री संतरी कहते हैं कि महाराज, पक्का इलाज मालदेव ने कर दिया, तो अभी अभी इलाज करके ही गया है, इसलिए तो यहाँ पे कहता है लूणकरण भाटी कि फिर क्या किया जाए। ये तो कल को फिर अटैक करेगा, पूरा जैसलमेर हथिया लेगा। तो यहाँ पर इनके मंत्री कहते हैं कि आप अपनी पुत्री उमा दे के लिए विवाह रिश्ता तो ढूंढ ही रहे हो, तो आप योग्य वर ढूंढ रहे हो, तो इससे योग्य और कौन है? भाई मालदेव से उस समय पर उससे ज़्यादा योग्य और कौन है? तो मालदेव से करवा दीजिए। तो यहाँ पे लूणकरण भाटी मानता नहीं है कि उस नीच के घर थोड़ी ब्याहूंगा। अभी 2 दिन पहले तो अपने को युद्ध में हरा के गया है, और अब उसको बेटी और दो। तो लूणकरण भाटी मानता नहीं है। तो मंत्री संतरी कहते हैं कि ठीक है, तो फिर भुगतो भाई, अभी फलौदी दिया है, अब जैसलमेर भी दे देना। तो यहाँ पर लूणकरण भाटी को मंत्रियों के दबाव में, और उनको बात सही भी लगती है, तो वो वहाँ पे विवाह के लिए मान जाता है। मालदेव के लिए प्रस्ताव भेजते हैं विवाह का। मालदेव यहाँ पे तैयार ही बैठा है, लुगाई आ रही है भाई साहब। तो मालदेव को हाँ कर देता है शादी के लिए प्रस्ताव में। और मालदेव बारात लेके आता है। उस टाइम की सबसे अगर लंबी बारात कोई आई होगी तो मालदेव की आई थी। खूब सारे हाथी, खूब सारे घोड़े, खूब बड़ी बारात आई थी। उस बारात में औरतें उस टाइम पे छज्जे पे से अभी भी देखती है, कुछ गाँव में तो देखती है, सिटी में तो नहीं देखती, पर गाँव में देखती है। तो छत पे चढ़ के ऐसे ऐसे देखती है। अभी तो बाहर ही जाने लग गई, पर पहले छत से ही देखती थी। तो दासिया जाके कहती है उमा देखो कि आपके पति मालदेव की खूब लंबी चौड़ी बारात आई है, आज से पहले ना तो इतनी लंबी बारात किसी की आई है, और हो सकता है कि आगे भी नहीं आए, पर आपके मालदेव की बारात खूब लंबी चौड़ी आई है। उमा दे बहुत खुश होती है कि क्यों ना देखा जाए। तो उमा दे तो कैसे जाए, दुल्हन है तो वो तो कैसे जा सकती है। इसलिए उमा दे अपने महल की सबसे ऊंची वाली मंजिल पे चढ़ती है। भाई वहाँ महल है, वहाँ से सब दिखता है, ऊंचा महल है, बारात तो नीचे ज़मीन पे आएगी। तो उमा दे अपने चढ़ती रहती है ऊपर। तो
उसके ऊपर वाले कमरे के अंदर उनके माता पिता रहते हैं, लूणकरण भाटी और उनकी माता। तो वो सुनती है कि लड़ने की आवाज़ आ रही है दोनों माता पिता की, इसलिए वो कान लगा के सुनती है। तो उसका पिता कहता रहता है कि आज मारूंगा डाकी को, इतने दिनों तक अपने काबज में आ नहीं रहा, इसलिए आज डाकी वहाँ पे फेरों में अकेला रहेगा और वहाँ पे मारूंगा साले को। और उसकी माँ कहती रहती है कि डाकी तू क्या मारेगा, तेरा जवाई है, तेरी बेटी का क्या होगा। तो लूणकरण भाटी कहता है कि मैं बेटी को चाहे सती कर दूंगा पर इसको मारूंगा। और इधर औरत भी बोलती है, उसकी पत्नी भी, कि मार डाके तेरे जमे जोकर, तेरी बेटी जाने तू जाने, तेरा राज्य जाने तू जाने, क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ पर उमा दे सुन लेती है। उमा दे सोचती है कि अब क्या किया जाए, पिता का धर्म निभा जाए या पति का धर्म निभाया जाए। पर वो सोचती है कि अपनी सगाई हो गई है, सगाई का मतलब आधा विवाह हो गया है, और फायदा किधर है। तो फायदा किधर है, पहले की औरतें फायदा तो नहीं सोचती थी, पर पति का धर्म बड़ा होता है, आधा पति हो ही गया है, सगाई हो गई है, तो इसलिए वो सोचती है कि पति धर्म पहले निभाएंगे और मालदेव को बचाएंगे। वैसे एक तरीके से देखा जाए तो फायदा भी इसमें ही है, भाई इधर विवाह हो रहा है उधर सती नहीं पड़ रहा। इसलिए वो संदेशा भिजवाती है मालदेव के हाथों, मालदेव के पास संदेशा भिजवाती है, एक चिट्ठी भिजवाती है जिसमें लिखा रहता है कि मालदेव जी आज आप थोड़ा संभल कर बैठिएगा, आपके साथ धोखा हो सकता है। तो मालदेव सोचता है कि मरता तो मैं तेरे बाप से वैसे भी नहीं। तो रिटर्न में जवाब भेजता है, भाई धन्यवाद, थैंक यू, मरता तो मैं उससे वैसे भी नहीं, पर ठीक है बता दिया तो बढ़िया है। मालदेव बढ़िया 2 आदमियों को तैयार करता है। तैयार करने के बाद में वो कह देता भाई इसको फेरों में आने मत देना, और उसकी प्लानिंग है वह फेरों में मारेगा, क्योंकि फेरों में अकेला रहेगा आदमी। तो जैसे ही लूणकरण भाटी आता है और मालदेव के जो 2 आदमी थे वो कहते हैं कि ये कहाँ जा रहा है, इधर आ, और पकड़ के उसको बैठा लेते हैं कि भैया या हमारे साथ दारू पानी पी। तो दारू पानी पिलाने के लिए बैठाते हैं। इधर लूणकरण भाटी कहता है कि नहीं नहीं मुझे काम है। बोले तू राजा है, तेरे को क्या काम है, बैठ जा। तो लूणकरण भाटी को जबरदस्ती पकड़ के बैठा लेते हैं, और वो कहता है कि मैं कन्यादान करूंगा। तो कहते हैं तेरे बड़े भाई कर देंगे पहले गांव, अभी भी गांव में अभी ताऊजी वाऊजी कर देते, पिताजी की कोई खास जरूरत रहती नहीं कि कन्यादान पिताजी करे, भाई भी कर देता है। तो यहाँ पर जाने ही नहीं देते लूणकरण भाटी को। इधर फेरे हो जाते हैं मालदेव के और उमा दे के, इधर विवाह हो जाता है। विवाह होने के बाद में भेजते हैं उमा दे को, तो भेजते हैं तो साथ में दासियां भेजते पहले राजकुमारियों के साथ में, पर पापा की परी की फीलिंग पहले वाली लेती, क्योंकि पहले दासियां जाती, अभी को वाले को तो काम करना पड़ता है। हालांकि काम तो अभी वाली भी नहीं करती है, पति ही करते हैं, पर ठीक है चलते हैं। तो अब क्या है कि उमा दे के साथ में दासियां भेजते हैं, उनमें एक दासी होती है बारमली। बारमली सुंदर थी। दरअसल वो दासी ऐसे थी कि गांव में किसी की लड़की हुई थी तो किसी ने बाहर फेंक दिया, तो अभी अपने को बाहर मिल जाए तो अपन क्या करते हैं, पुलिस को फ़ोन करते हैं। तो पहले हॉस्पिटल पुलिस सब राजा ही तो था, तो वो राजा के पास ले गए बारमली को। तो और उसने लूणकरण भाटी ने बारमली को पाला था, और उमा दे के और भारमली की बढ़िया पटती थी, दोनों बचपन से साथ रही हैं, इसलिए भारमली को तो साथ भेजते ही भेजते हैं। और भारमली सुंदर थी, भारमली साथ जाती है। इधर इनकी अगली वाली रात आती है, उसके अंदर भारमली तैयार कर रही है और उमा दे तैयार हो रही थी। तो उमा दे को थोड़ा टाइम लगता है तैयार होने में, और इधर से आवाज़ आती है कि श्री श्री 1008 जो भी मानो मालदेव जी अपने महलों में पधार रहे हैं। तो उमा दे को पता चल जाता है कि मालदेव जी आ रहे हैं अब। तो उमा दे कहती है कि भारमली जैसे ही मालदेव जी आए हैं तो उनसे कह देना कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा तैयार होने में। इसलिए मालदेव जी 2 पैक पी के सेट होके आए थे, और मालदेव जी अपने रूम में चले जाते हैं। इधर भारमली कहने आती है। तो भारमली थोड़ी सुंदर थी और मालदेव जी थोड़े पिए हुए थे, तो इधर ये मुंह कड़ा कर लेते हैं। जब उमा देवी को इस बात का पता चलता है कि इन लोगों ने मुंह काला कर लिया है, तो उमा देवी यहाँ से नाराज होके चली जाती है।
और उमा दे नाराज होकर, एक मिनट, हाँ एक मिनट, फोन आ गया था। तो उमा दे चली जाती है कोसाना गांव, वहां जाके रहती है। रूठ के चली जाती है कि लीचड़ आदमी, तेरे से इतनी देरी वेट नहीं हुआ कि तुझे दासी के साथ मुंह काला करना पड़ा। इसलिए ये रूठ के चली जाती है कि ये कोई आदमी है जिसे इतना सा वेट नहीं हुआ। औरत की जो रात होती है उसकी महिमा भी ये समझ नहीं पाया, इसलिए उमा यहाँ से रूठ के चली जाती है। बाद में कुछ दिनों बाद में मालदेव को लगता है कि यार अपन ने किया तो गलत थी। तो मालदेव जी, इनका एक कवि होता है ईसरदास जी, मालदेव जी की पहले से भी 2 शादियां रहती है। ईसरदास जी को भेजते हैं कि ईसरदास जी आप मना के लाओ। ईसरदास जी जाते हैं मनाने, और ईश्वरदास जी जाके कहते हैं कि आप भी क्या एक बार में कहने पे आ ही गए उधर से रूठ के, ऐसे थोड़ी होता है, घर में तो चलती रहती है, उनके पहले से भी तो 2 रानियां, एक दासी और सही, उसमें क्या फर्क पड़ता है। और आप तो उधर चलो, आपका बेटा होगा जो राजा बनेगा, आप भविष्य हो मारवाड़ का। तो और आदमियों से तो ऐसी गलतियां अक्सर हो जाया करती है। तो यहाँ पर उमा देखो सोचती है भाई ठीक है, पर उमा दे कहती है कि देखो मेरे कोई मान हानि नहीं होनी चाहिए, मेरी वहाँ बेइज्जती नहीं होनी चाहिए कि ये एक बार में मनाने पे या गई, फिर इतनी थी तो फिर गई क्यों थी। इसलिए इधर ये वापस आती है। पर मालदेव की जो पहले वाली 2 रानियां थी वो सोचती है कि अब पटरानी कौन बनेगी, बहन की जो मुख्य रानी है वो कौन बनेगी, उमा दे। उमा दे मुख्य रानी बढ़ेगी तो इन दोनों का सिक्का चलेगा नहीं। इसलिए यह इनका एक कवि हो रहा था आसानंद जी, ये महान कवि होते हैं वहाँ उस टाइम के। आसानंद जी को कहती है कि आप बताओ आसानंद जी, क्या उमा दे को वापस आना चाहिए। आसानंद जी कहते हैं कि बिल्कुल नहीं आना चाहिए, स्वाभिमानी रानी है, जिस स्वाभिमान के साथ गई है उस स्वाभिमान के साथ तो वापस नहीं आना चाहिए, पर वो तो आ रही है। तो आसानंद जी कहते हैं कि कैसे आ रही है, मैं नहीं आने दूंगा। आसानंद जी गेट पे ही खड़े हो जाते हैं, जैसे मान लो कि ये महल है और ये इसका गेट। तो यहाँ पे आसानंद जी खड़े हो जाते हैं, जैसे इनका रथ आता है और आसानंद जी दोहा गाते हैं, मान रखे तो पीऊ तज, पीऊ रखे तजमान। दो दो गेंद न बंधु, एक ही खंबू ताण। इनकी मान रखे तो पीऊ रखे तजमान, दो दो गेंद न बंधु, एक ही खंबू ताण। यानी तुझे मान रखना है, अपनी इज्जत बरकरार रखनी है, तो पिया नहीं रहेगा, और अगर पिया रखना है तो फिर मान नहीं रहेगा, भाई इज्जत थोड़ी रहेगी। फिर स्वाभिमान के साथ आप गए हो और फिर वापस आ रहे हो। दो दो गेंद न बंधु, गेंद मतलब हाथी, गेंद का क्या मतलब होता है, हाथी। दो दो गेंद न बंधु, एक ही खंबू ताण, दो दो हाथी एक ही खंबे के नहीं बन सकते हैं, अगर उनको बांधोगे तो वो लड़ेंगे ही। वैसे ही ये दोनों चीजें भी एक साथ नहीं हो सकती है। और उमा दे को लगता है कि नहीं, अब नहीं चलेंगे वापस। उमा दे वहां से वापस लौट जाती है और कहाँ चली जाती है, केलवा। केलवा से बाद में तारागढ़ आ जाती है, अजमेर वाला किला है, यहाँ आके रहने लगती है। और इन्हीं की एक रानी का, दूसरी वाली रानी का एक बेटा राम सिंह को गोद ले लेती है।
और उसके साथ ही रहती है इधर तारागढ़ में। अब क्या होता है कि वापस चली जाती है तो, पर ये तो यहीं रहती है भारमली तो, पर भारमली तो मालदेव जी के साथ ही रह रही है। तो जैसलमेर साइड में बिजली कड़कती है, और बिजली कड़कती है तो भारमली एक टक उधर देखती रहती है। तो मालदेव जी कहते हैं कि पीहर की याद आ रही है क्या? तो भारमली कहती है कि पीहर की याद तो किसको नहीं आती, पर मैं वहां पर जाकर मुंह क्या दिखाऊंगी कि मैंने उनकी बेटी का घर उजाड़ दिया है, कि वास्तव में तो यही हुआ, घर उजड़ा उनकी बेटी का। इसलिए वो कहती है भाई मैं पीहर कैसे जाऊं। तो मालदेव जी कहते हैं कि तू पीहर जा, तेरे को अगर कोई कुछ बोल दे तब कहना। साथ में एक आदमी भेजते हैं दूत, जो संदेश लेके जाता है, और संदेश लेके जाता है तो वो संदेश में भेजते हैं कि अगर भारमली को कुछ भी कहा तो मालदेव का कहर बरसेगा। अब जैसलमेर वालों की क्या औकात कि मालदेव के आगे कुछ बोल दे। पर यहाँ पे एक काम होता है, लूणकरण का जो बेटा होता है राजकुमार, वो भारमली के आगे पीछे डोलता, क्यों? भारमली सुंदर थी तो वो आगे पीछे डोलता। अब इसका जो राजकुमार है उसकी पहले से 3 रानियां, जिनमें से एक रानी बाड़मेर के कोटड़ा गांव की, और उसके भाई का नाम था बाघ सिंह। बाघ सिंह डाकू था भाई। बाघ सिंह डाकू था। उस टाइम के डाकू रहते जो लूट के लाते, पूरे गांव को खिलाते, तो बढ़िया नाम ही डाकू था। उसका नाम ही कोटड़ा गांव का था, बाघ सिंह नाम था, तो बाघ सिंह कोटड़िया पड़ गया था, तो बाघ सिंह कोटड़िया बोलते थे इसको, बाघ सिंह कोटड़िया। ये आगे पीछे डोलता, तो ये जो उसकी बहन है, राजकुमार की एक पत्नी है, वो अपने भाई से संपर्क करती बाघ सिंह कोटड़िया से, और इसको कहती कि भाई अब क्या बताऊं, मुझे तो बताने में भी शर्म आ रही है कि तेरा भाई एक दासी के पीछे डोलता रहता है आजकल, तेरा जीजा है जो एक दासी के पीछे डोलता रहता है, तो इसका कुछ इलाज कर। तो बाघ सिंह कहता है भाई ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो बाघ सिंह अगले दिन आता है, भाई 2-3 दिन लगते हैं आने में, तो घुड़सवार से आते तो आता है वो, रात को वहीं रुकता है। दोनों बहन भाई बतलाते हैं, बात करते हैं आपस में, और बात करने में ये बात करते हैं कि सुबह जब आए टीका निकालने, भाई जब जाता है तो सीख लेता है, तो बोलते हैं सीख। तो टीका निकालने के लिए कहता है कि तू मत आना, भारमली को भेज देना। तो उनकी ये प्लानिंग कि जैसे ही भारमली आएगी और उसका इलाज कर देंगे। अब ये होता है कि सुबह वो उठ के कहता है कि मुझे तो अर्जेंट काम याद आ गया है, मैं तो जा रहा हूँ। तो एक आदमी होता है समझदार, वो कहता है कि यार भैया रुक तो सही, चाय पानी तो पी के जा। तो कहता है नहीं नहीं मैं तो नहीं पीऊंगा चाय भाई, मुझे अर्जेंट काम याद आ गया, मुझे जाना है, जरूरी जाना है। तो ऊँट के पास जाके खड़ा हो जाता है, ऊँट से आता, रेगिस्तान में ऊँट ही चलते हैं, तो ऊँट के पास जाके खड़ा हो जाता, तो वो व्यक्ति कहता है कि कम से कम सीख तो लेके जा, अपने बहन से टीका तो निकलवा ले। इसलिए बाघ सिंह कहता है कि ठीक है अभी ऊँट मैंने खड़ा नहीं किया है, जल्दी बुलाओ। तो आवाज़ लगाते हैं उमादे को, उमादे को बुलाने भेजते, तो उमादे कहती है भाई मैं तो नहा रही हूँ, टीका ही तो निकालना है, भारमली निकाल देगी, भारमली नहा धो के तैयार बैठी है। तो भारमली कहती है भाई ठीक है मैं कर दूंगी। तो भारमली टीका निकालने जाती है, भारमली टीका निकालती है, और बाघ सिंह कोटड़ा हाथ पकड़ता है और ऊँट पे बैठा लेता है, और लेके भाग जाता है कोटड़ा। कोटड़ा तो लेके भागते वहां तक पहुंचते पहुंचते बाघ सिंह को भारमली से, और भारमली को बाघ सिंह से प्रेम हो जाता है, दिलो जान से मोहब्बत हो जाती है, और गली गली में दोहे गाने लगते हैं कि जहां तरवर्त मोरियो, जहां सरवर्त हंस, जहां बागत भारमली, जहां दारूत मंस। इधर लिख देता हूं, जहां तरवर्त मोरियो, तरवर यानी पेड़, जहां तरवर रहेगा, पेड़ रहेगा, वहां क्या रहेगा? मोर रहेगा। एक मिनट, मोरियो सा हो गया है।
मोरियो। जहां तरवर रहेगा वहां क्या रहेगा, पेड़ रहेगा। और जहां सरवर रहेगा, जहां सरवर हंस, सॉरी, जहां सरवर जहां बागत बारमली, जहां बाघ सिंह रहेगा वहां पे कौन रहेगी, बारमली। जहां दारू मंस, यानी जहां दारू रहेगी वहां क्या रहेगा, मंस रहेगा, मांस रहेगा। गली गली में दोहे गाने लग जाते हैं। जब फाइनली पता चलता है मालदेव को कि बारमली को भगा ले गया है बाघ सिंह कोटड़ा, तो गुस्सा आता ही है मालदेव को। मालदेव कहता है कि सेना तैयार करो। और सेना तैयार करने के लिए सेनापति कहता है कि महाराज किधर सेना, कोई अता पता ही नहीं है, भाई युद्धों का पहले ही पता होता, वैसे कैसे सेना तैयार करो। तो कहता है कि बाघ सिंह कोटड़ा पे अटैक करेंगे, उसको पकड़ना है। तो सेनापति कहता है कि बाघ सिंह कोटड़ा पे तो डाकू है। कहता है वो अपने दासी बारमली को भगा ले गया। तो कहता है दासी है, उसके लिए क्या युद्ध करना। तो महादेव कहता है दासी नहीं है रे, तुम नहीं समझोगे अभी। पर सेनापति मानता नहीं कि क्या युद्ध करना है, तो उदासी। और लोग क्या कहेंगे, भाई वो तो डाकू है, छुप जाएगा वो तो कहीं पे। तो लोग क्या कहेंगे कि 52 युद्धों का विजेता एक बाघ सिंह कोटड़ा को नहीं पकड़ पाया, तो आपकी तो बेइज्जती होगी। पर मालदेव कहता है कि नहीं नहीं, भारमली को छोड़ दे तो कैसे, तो भारमली को तो वापस लाना ही है। तो मालदेव जी कहता है भाई उस दिन वो दोहे कौन गा रहा था, बोला आसानंद जी। बोला आसानंद जी को पकड़ के लाओ। आसानंद जी को लेके आते हैं। आसानंद जी को कहते हैं कि आसानंद जी, उमा दे आपकी वजह से गई थी, वो वापस आई तब, तो अब वापस लाने की जिम्मेदारी, उमा दे तो वापस आएगी नहीं, पर भारमली को वापस लाने की जिम्मेदारी किसकी है, आपकी। ईश्वरदास जी कहते हैं कि, सॉरी, आसानंद जी कहते हैं कि ठीक है मैं ले आऊंगा। तो आसानंद जी जाते हैं। और आसानंद जी कहाँ जाते हैं, कोटड़ा जाते हैं। तो कोटड़ा से 3 कोस पहले ही बाघ सिंह को पता चलता है, जब भाई आसानंद जी आ रहे, इतने महान दरबारी कवि आ रहे हैं अपने यहाँ पे, तो 3 कोस पहले ही पहुंच जाता है बाघ सिंह। और बाघ सिंह जाके उनको घोड़े से उठा के अपने कंधों पे बैठा लेता है कि क्या है, आप मेरी पीठ पे बैठो, मैं आपको पीठ पे लेके चलूंगा। घर पे लेके जाता है, उनके हाथ पैर दबाता है, उनको खाना खिलाता है, पानी पिलाता है, उनकी खूब सेवा करता है, बढ़िया बढ़िया बातें करता है। यहाँ पर आसानंद जी को प्रेम हो जाता है बाघ सिंह से। लेने किसको आए हैं, भारमली को, और खुद भी वापस नहीं जाते, यहीं रुक जाते हैं। तो इधर का तो यही चलता रहता है। फाइनली जब मालदेव मरता है तो ये तो सती हो जाती है उमा दे, तो उनके कपड़ों के साथ कि उसने तो अपना धर्म, पति धर्म निभाया नहीं, पर मैं तो अपना पति धर्म निभाऊं। और इधर क्या रहता है कि फाइनली जब, ये तो इधर ही रहता है आसानंद जी बाघ सिंह के पास। फाइनली जब बाघ सिंह मरता है तो भारमली भी सती हो जाती है बाघ सिंह के साथ, बाघ सिंह की बॉडी के साथ जल जाती है। और आसानंद जी पागल हो जाते हैं। आसानंद जी बिल्कुल पागल हो जाते हैं और गांव गांव में भागो भागो करते घूमते रहते कि मारो भागो मारो भागो। तो इधर पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है अमरकोट। अमरकोट का कोई राजा है। जब उसको सेना और उनके जो दरबारी है उनमें महान एक दरबारी था, तो पता चलता है कि आसानंद जी इतने महान कवि आजकल बाड़मेर साइड में, कि बॉर्डर पास में ही है, अमरकोट के कोटड़ा पास में ही है। तो पता चलता है जब कि आसानंद जी अपने अमरकोट के पास में ही और आजकल पागल हो गए हैं, तो वो अपने राजा से कहता है कि महाराज, आसानंद जी इतने महान कवि आजकल गलियों गलियों में घूमते हैं, कपड़े फट रखे हैं, पागल से हो रखे हैं, तो उनको आप लाओ। तो अमरकोट का राजा उनको ले आता है, उनकी खूब सेवा करता है, पुण्य मिलेगा।
तो उनकी खूब सेवा करता है, उनको अपने साथ बिठाता है, शिकार में साथ लेके जाता है, हर बात में पूछता है। पर बाघ, इसकी आसानंद जी की एक खराब आदत, वो थोड़ी देर में बागा बागा करने लग जाता है। तो अमरकोट का राजा कहता है कि बागा है कौन, है तो डाकू ही, मैं इतनी बड़ी रियासत का राजा और ये मेरे को छोड़ के बागा बागा करता रहता है, बागा बागा। तो यहाँ पर इसको इरिटेशन लेने लगती है कि ये कहाँ से बागा बागा करता रहता है सारे दिन, रहता ये मेरे साथ है, खाता मेरा है और करता बागा बागा है। तो उसको गुस्सा आता है, तो कहता है कि कौन है बाघ सिंह, है तो डाकू ही, क्या बागा बागा करता रहता है तू। आसानंद जी इसकी तरफ देखते हैं कि अच्छा, तू तू जूते की नोक के बराबर नहीं है बाघ सिंह के। तो और गुस्सा आता है अमरकोट के राजा को, तो कहता है कि परिवार वालों को बुलाओ रे। तो इसका पोता आता है आसानंद जी का, ये रहे आसानंद जी, इनका पोता आता है। तो पोते को कहते हैं भाई, ये कहते रहे दादा क्या क्या करते रहते रहे, ऐसे बागा बागा बागा, रहता ये मेरे साथ है, खाता ये मेरे साथ है और बागा बागा करता रहता है। तो यहाँ पर पोता कहता है भाई क्या किया जाए। तो कहता है कि ये अगर 1 घंटे भी अगर ये भागा भागा नहीं करेगा तो 1 घंटे की 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। पोते की इकोनॉमिक्स पड़ी हुई है भाई, रात में 6-7 घंटे और 2-3 घंटे तो जगेगा ही, उसके बाद में सो जाएगा। तो रात में कितने हैं, 8-10 घंटे, 8-10 घंटे में 8 लाख स्वर्ण मुद्रा आ जाएगी, 8 लाख पीढ़ियों का जुगाड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे पोता जाके समझाता है भाई देखो दादाजी, आपने तो अपने जीवन में कुछ अधिक पूंजी कमाई नहीं है, मालदेव जी के साथ थे तो बाग के इधर आ गए, इधर कोटड़ा के साथ रहने लगे, अभी एक मौका मिल रहा है तो कम से कम हमारे लिए तो कर जाओ, एक दिन भागा भागा मत करो, कल कर लेना। तो आसानंद जी कहते हैं भाई देखो मुझसे होगा तो नहीं, पर मैं कोशिश करता हूँ। तो वो मान जाता है, राजा ऐसे टाइम चालू ही कर देता है कि अब का समय शुरू होता है अब। तो कोई 15-20 मिनट तो, अब बाघ सिंह का नाम नहीं आया इसलिए 15-20 मिनट तो करता है कि राम 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 करता है। पर फाइनली उसके मुंह पे आ ही जाता है कि बागा आओ बड़न कोटड़ा रा तू धनी, कि बागा अब तो हा कोटड़ा का धनी, थोड़ थोड़ पककर स्या पेट रे कारण, कि जगह जगह पकड़ फिरेंगे पेट के कारण। अब तो आओ मारा बाग जी। तो फाइनली पोता कहता भाई ठीक है करे जाओ। तो यही स्टोरी है, ठीक है, धन्यवाद। तो अपन ने स्टोरी, आपको लग रहा होगा कि 2 वीडियो जोड़ी है, बिल्कुल 2 वीडियो जोड़ेंगे। एक्चुअल में उस टाइम पे मुझे काम आ गया था तो मैं कवर नहीं करवा पाया था। अपन ने बाघा बारमली वाली स्टोरी सुनाई थी, उमादे भटियाणी। अब देखो उसमें अपने क्वेश्चन क्या क्या कवर होते हैं। फर्स्ट नंबर पे तो हो गया अपना रूठी रानी कौन है, राजस्थान की रूठी रानी किसको बोलते हैं, उमादे। सेकंड हो गया 52 युद्धों का विजेता कौन, 52 युद्धों का विजेता कौन है, मालदेव। ठीक है। और आसानंद जी का जो अपन ने बताया, आसानंद जी की 2 रचनाएं हैं, आसानंद जी की 2 रचनाएं हैं। एक तो उमादेव भटियाणी रा कवित, उमादेव भटियाणी रा कवित, जो कि आसानंद जी ने उमादे के लिए लिखी थी। और दूसरा बागा बार मलेरा 2, सॉरी, बागा भार मलेरा 2। चौथा अपना क्वेश्चन हो गया, हाँ तो कहाँ के शासक थे, मारवाड़ का सबसे प्रतापी शासक, मैंने आपको बताया मालदेव। सबसे प्रतापी शासक मालदेव। मारवाड़ का पहला पितृहंता, पिता को मारने वाला, मारवाड़ का
पहला पितृहंता। ये मालदेव जी को मानते हैं। दरअसल हुआ ये था कि मालदेव जी के पिताजी जो है गंगा जी, वो अपने मतलब छत पे थे और ड्रिंक कर रखे थे। मालदेव जी ने भी ड्रिंक की रखी थी और मालदेव जी ऊपर जाते हैं। अब पता नहीं गंगा जी खुद गिर जाते हैं या फिर मालदेव जी को धक्का देते हैं, पर पूरा डाउट मालदेव जी पे ही है। तो मालदेव जी का ही नाम, अपने को तो क्वेश्चन से मतलब है, क्वेश्चन सही होना चाहिए। मारवाड़ का पहला पितृहंता मालदेव जी को मानते हैं। मारवाड़ का सबसे प्रतापी शासक भी मालदेव जी हैं। आसानंद जी की 2 रचनाएं मैंने आपको बता दी। और ये जो उमादे है, उमादे भटियाणी है, उमादे भटियाणी, ये कौन से किले में रहती थी? अजमेर के तारागढ़ किले में। अजमेर के तारागढ़ किले में। ठीक है, और ले लीजिए, उमादे किसकी पुत्री थी? लूणकर्ण बाटी की। ठीक है, और भी अगर कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो अपन कवर करेंगे, पर कहानी के माध्यम से अपन ने इतने सारे क्वेश्चन कवर किए, अपने को पूरी कहानी याद हो गई। और इसी के साथ इस क्लास से समाप्ति चाहते हैं। और अगली राजस्थान जी के लिए ऐसे शॉर्ट स्टोरी की कहानियाँ लेकर आएंगे जिससे अपनी राजस्थान हिस्ट्री कवर हो सके और अपने को ठीक से याद हो सके। कई बच्चों को याद नहीं हो पाती है, इसलिए अपन स्टोरी के माध्यम से करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।